नमस्कार, मैं हूं अर्चना कौशल और आप देख रहे हैं विकासशील हरियाणा। किसी भी प्रदेश का विकास, वहां मिलने वाले रोजगार, बाहरी इन्वेस्टमेंट के लिए सही माहौल, कृषि और बेहतर प्रशासन पर निर्भर करता है। और ये सब तभी संभव होगा जब प्रदेश का मुखिया पूरे प्रदेश को अपना परिवार मानकर फैसला लेगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल कई बार इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि हरियाणा को विकासशील हरियाणा बनाने की दिशा में उनकी ओर से पिछले 8 सालों में कई ऐसे कदम उठाए गए जिसकी बदौलत आज हरियाणा देश के दूसरे राज्यों से कहीं आगे खड़ा है। विभिन्न माध्यमों से युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, किसानों के हित में कई कदम उठाए गए हैं, तो वहीं प्रदेश का हर नागरिक खुद को सुरक्षित महसूस करे, इसके लिए प्रशासन को सख्त दिशा निर्देश दिए गए हैं। खासकर महिलाओं की सुरक्षा पर सरकार का विशेष जोर है। सरकारी योजनाओं का लाभ हर नागरिक तक पहुंचे, इस दिशा में कई कदम उठाए गए हैं। तो चलिए विकासशील हरियाणा के जरिए आज हम सरकार के इन्हीं दावों की हकीकत जानते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल हर मंच से ये दावा करते नहीं थकते कि हरियाणा को देश का अग्रणी राज्य बनाने की दिशा में उन्होंने कई सराहनीय कदम उठाए, जिसका आवाम को बिना किसी भेदभाव के लाभ पहुंच रहा है। और यही बात मनोहर लाल ने विधानसभा में बजट सत्र पर चर्चा के दौरान भी दोहराई। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार के नेक कदमों की वजह से आज हरियाणा कई मामलों में दूसरे प्रदेशों से कहीं आगे खड़ा है। मौका था विधानसभा में बजट सत्र के दौरान उठाए गए सवालों पर सरकार के जवाब का, जिसका मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एक एक कर पूरे इत्मीनान और आंकड़ों के साथ जवाब दिया। सदन में नेता प्रतिपक्ष ने यह आरोप लगाया था कि प्रदेश कर्ज के बोझ तले दबता जा रहा है, जिसका मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आंकड़ों के साथ जवाब दिया। उन्होंने बताया कि कैसे वर्तमान की हरियाणा सरकार ने पहले से चली आ रही कर्ज के बोझ को कम किया है। दरअसल किसी भी प्रदेश का विकास इस बात पर भी निर्भर करता है कि उस पर प्रति व्यक्ति कितना कर्ज है। जो आंकड़े कई बार हमको दिए, खास करके बजट के ऋण को लेकर के ये जो आंकड़े आए हैं, उन आंकड़ों पर उन्होंने 22 नवंबर 2022 को ये कहा कि आज प्रदेश पर 3,11,779 करोड़ रुपए का कर्ज हो गया है। इसी के बाद उन्होंने 29 दिसंबर को ये कहा, चंडीगढ़ में ही उन्होंने कहा कि इस सरकार को श्वेत पत्र जारी करना चाहिए, क्योंकि हरियाणा को 4 लाख करोड़ रुपए से कर्ज में डुबो दिया है, जिसमें 3,25,000 करोड़ कर्जा और 1,22,000 करोड़ रुपए देनदारियां हैं। ये उनका अगला स्टेटमेंट है। और तीसरा स्टेटमेंट उनका फिर 2023 के 1 फरवरी को आया कि हरियाणा में बजट पर बोलते हुए कहा कि वर्तमान सरकार के समय में प्रदेश को कर्जवान बना दिया, प्रदेश पर 4 लाख करोड़ रुपए का कर्ज कर दिया। यही बात हो गई कर्ज लेकर घी पीने वाली। फिर यह विषय आया 22 फरवरी को, तब उन्होंने कहा कि प्रदेश पर 2,43,000 करोड़ रुपया कर्ज है। और कैग की रिपोर्ट का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश पर 3,19,000 करोड़ रुपए से अधिक का कर्ज है। फिर 23 फरवरी को ही 2,85,885 करोड़ रुपए के कर्ज का आंतरिक कर्ज बताया और 64,840 करोड़ रुपए लोन लेने जा रही है, ये बात कही। और इसके साथ कहा कि 2,29,000 करोड़ रुपए से अधिक ये कर्ज है। मेरा ये कहना कि ये 2 महीने में 5 बार अलग अलग आंकड़े अलग अलग बोलना, विधानसभा में मैंने उठाया, विधानसभा में उनको बताया, यानी किसी एक बात को बोल करके वो सच है या झूठ है, जब तक उसके विपरीत कोई बात सत्य साबित नहीं होती तब तक टिके तो रहना चाहिए। यानी हर बार अलग बोलना, अलग बोल के उनकी अपनी भी साख नहीं रहेगी। साख रहेगी अगर जो बोला, चाहे झूठ बोला, चाहे सच बोला, उस पर अड़ग अड़ग रहे। झूठ बोला है तो कायम भी रहो उस पर जफर, झूठ बोला है तो कायम भी रहो उस पर जफर। आदमी को साहिब किरदार होना चाहिए। चाहे कर्ज का बोझ कम करना हो, युवाओं को रोजगार से जोड़ना हो, किसान गरीब कल्याण के लिए काम करना हो या फिर बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करना हो, इसके लिए सरकार को पैसों की जरूरत होती है
और इसका एक बड़ा हिस्सा उद्योग से आता है। यही वजह है कि विकासशील प्रदेशों में एक प्रतिस्पर्धा होती है कि किस प्रदेश में कितना बाहरी इन्वेस्टमेंट आया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस पर संतुष्टि जताते हुए कहा कि हरियाणा छोटा प्रदेश जरूर है, लेकिन इन्वेस्टमेंट के मामले में तीसरा स्थान रखता है। भले हमने 8 साल में इन्वेस्टमेंट समिट तो एक ही की है, लेकिन इन्वेस्टमेंट समिट से पैसा आता है ऐसा नहीं है। एक वातावरण बढ़ाने के लिए ठीक होता है, वरना कितने लोग हमारे पास आ रहे हैं और क्या हम उनको सुविधाएं दे रहे हैं, उसमें से ही इन्वेस्टर जो है यहाँ आता है। इन्वेस्टमेंट में देश भर में हमारा स्थान पॉपुलेशन के हिसाब से नंबर 3 पर है। नंबर 1 पर है इसमें कर्नाटका, नंबर 2 पर महाराष्ट्र, नंबर 3 पर हरियाणा। यानी इन्वेस्टमेंट में गुजरात भी हमारे से पीछे है। जिस उत्तर प्रदेश के बारे में बात हो रही है कि भैया 1 लाख लोगों ने इन्वेस्टर जो आए थे, इतने लाख एमओयू हुआ, वो हुआ है, आगे चल के क्या होगा देखेंगे। लेकिन आज के समय में हमारा पर व्यक्ति हरियाणा का पर एक व्यक्ति 90 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट है हमारी पॉपुलेशन के हिसाब से। यानी 260 करोड़ रुपया हमारे यहां पिछले 8 वर्ष के अंदर इन्वेस्टमेंट आया है। 260 करोड़, 3 करोड़ की आबादी। ये ठीक है कि उद्योग धंधों से प्रदेश की तरक्की को गति मिलती है, लेकिन बिना कृषि के जीवन की कल्पना भी मानी है। आज भी प्रदेश की एक बड़ी आबादी गांव में निवास करती है और पूरी तरह से कृषि पर निर्भर है, जिनकी बदौलत हम बड़े होटलों और घरों में एसी कमरों और डाइनिंग टेबल पर बैठकर अच्छे खाने का आनंद लेते हैं। लेकिन वर्तमान सरकार का आरोप है कि अन्नदाता की परेशानी को पिछली सरकार में नहीं सुना गया, जिसकी वजह से खेती किसानी से लोगों का रुझान कम हुआ है। लेकिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कृषि बजट बढ़ाकर किसानों को बड़ी राहत दी है। तो कृषि के ऊपर जो ये कहा गया कि यहाँ कुल बजट का 3.9% ही है, तो मेरा ये कहना है कि आखिर ये 2020-21 से जो चला आ रहा है, ये कृषि का बजट खेती के मद के लिए रखा जाता है, सारे किसानों के लिए रखा जाता है, किसान परिवारों के लिए रखा जाता है नहीं है। किसान परिवार की कैपेसिटी तो हर जगह है, वो गांव की भी है, उसकी शिक्षा की भी है, उसके स्वास्थ्य की भी है, उसके बाकी चीजों की भी है। कृषि क्षेत्र, इसके लिए 2021-22 का जो एक्चुअल बजट था वो था 4100 करोड़ रुपया, और 22-23 का जो आरी अब जो इस समय पेश किया है वो 5758 करोड़ रुपया, और 23-24 का बीई वो 7341 करोड़ रुपया, अर्थात इसमें 27% की वृद्धि ये हमने की है कृषि में। तो ये कहना कि बहुत कम बजट रखा है, ऐसा नहीं है। जितनी आवश्यकताएं होती हैं, डिपार्टमेंट जितनी मांग करता है उसके हिसाब से हम रखते हैं, उसके अंदर कहीं कोई कमी नहीं आई है। और अगर मैं इसको 14-15 का बजट बता दूं तो उस समय 2156 करोड़ रुपया था, जो मात्र 3.4% था। जो आज जो है भले वो 3.9 बता रहे हैं, लेकिन उस समय टोटल बजट का परसेंटेज तो देखते ही ना, उस समय टोटल बजट का 3.4% था कृषि का, आज 3.9% है। आधा % कृषि का बजट बढ़ा है, कम नहीं हुआ। प्रदेश में बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा रहा है, जिस पर विपक्ष सदन से लेकर सड़क तक सरकार को घेरती रही है। लेकिन मनोहर लाल ने सदन में एक आंकड़ा पेश करते हुए विरोधियों की जुबान बंद कर दी। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों की तुलना में बेरोजगारी दर काफी घटी है। अधिक से अधिक युवाओं को विभिन्न माध्यमों से रोजगार से जोड़ा जा रहा है। साल 2009-10 में प्रदेश की बेरोजगारी दर 8.7% थी, जो कि 2014 में घटकर 7.86% हुई और अभी आंकड़ा घटकर 6.86% रह गया है। युवाओं को मिली सरकारी नौकरियों का आंकड़ा साझा करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि साल 1999 से 2005 तक मात्र 15,000 सरकारी नौकरियां दी गई थीं। साल 2005 से 2014 तक 86,000 सरकारी नौकरियां दी गईं और साल 2014 से लेकर अब तक 1,86,000 युवाओं को सरकारी नौकरी मिली है। 1,81,00,000 लोगों में से बेरोजगारों की संख्या 10,46,000 है। और उस आंकड़े से स्पष्ट होता है कि दिसंबर 2014 में ये जो आंकड़ा था 7.86 लाख आवेदक थे, और फरवरी 2023 में ये आंकड़ा घटकर 6.46 हो गया। अब 6.46 और 7.86 आप अनुमान लगा सकते हैं बड़ा कौन सा, छोटा कौन सा, बड़ी है कि घटी है। और इसलिए जब आंकड़ा दे दिया तो उसमें बढ़ी है कि घटी है, हाँ ना में जवाब देने का आवश्यकता नहीं, मैंने तो और विस्तृत जवाब दे दिया। इसी प्रकार अगर मानो इस तुलना को अगर मैं और पीछे चला जाऊं तो 2009 और 10 में यही आंकड़ा, क्योंकि ये आंकड़ा किसी ने अपने आप बनाया हुआ नहीं है, बल्कि ये PLFS का आंकड़ा है,
पीएलएफएस का आंकड़ा जो है वो बहुत से सोर्सेज इकट्ठा करके उसके बाद ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वहां से ही दर्ज होता है, वो हम नहीं बनाते हैं। ये 2009 और 10 में ये आंकड़ा था 8.7%। तो जब 2009-10 में 8.7 था, इसके बाद ये 7.86 हुआ, आज ये 6.46 है। तो इस हिसाब से तो लगातार बेरोजगारी दर घट रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल सदन के अंदर और बाहर कई बार इस बात को बोल चुके हैं कि पूरा प्रदेश हमारे लिए एक परिवार की तरह है। प्रदेश के हर नागरिक की परेशानी हमारी निजी परेशानी है। पिछले 8 सालों से बिना किसी भेदभाव के हरियाणा तरक्की की राह पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सदन के बाहर और अंदर इस बात पर जोर दिया कि हम बेहतर शासन प्रशासन के जरिए कैसे हरियाणा को आगे ले जा सकते हैं, कैसे अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं, कैसे अन्नदाता के अच्छे दिन ला सकते हैं, कैसे कतार के आखिरी व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचा सकते हैं। और ये तभी संभव होगा जब प्रदेश की करीब 2.5 करोड़ आबादी सरकार पर भरोसा कर उसके साथ चलेगी। किसान जब खेतों में खून पसीना बहाता है, तब जाकर देश और प्रदेश का पेट भरता है। लेकिन ये सच्चाई भी किसी से नहीं छुपी है कि अन्नदाता अभी भी अपने हाल पर जीने को मजबूर है। हालांकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल हमेशा इस बात का दम भरते दिखते हैं कि उन्होंने किसानों के लिए कई सराहनीय कदम उठाए हैं, जिसका उन्हें लाभ मिल रहा है। किसानों को अनाज का उचित मूल्य मिल रहा है। अपनी फसल बेचने के लिए किसानों को भटकना नहीं पड़ता है। सरकारी केंद्र पर अनाज की आसानी से खरीदारी हो रही है। किसानों को खाद, बीज की उपलब्धता बढ़ाई गई है। फसल खराबे पर उचित मुआवजा मिल रहा है। किसानों को बिचौलियों से निजात मिली है। बावजूद इसके जब सदन में बाजरे की खरीद पर सवाल उठे तो मनोहर लाल ने उसका जवाब दिया। 13,881 करोड़ रुपया हो गया था, ये भी अनाउंसमेंट के कारण से हुआ था। ये बाद में घट करके 7,000 करोड़ रुपया कम होकर के 6,944 करोड़ हो गया। 7,000 करोड़ रुपया एडीसी में कम किया। इसी प्रकार पावर यूटिलिटीज, ये जो 37,821 करोड़ रुपया था 14-15 में, वो आज कम होकर के 14,813 करोड़ है। इसमें एक बहुत बड़ी बात यह है कि 25,850 करोड़ रुपया ये हमने उदय स्कीम में ये स्टेट के हेड में लेकर के आए, ताकि अगर वो कहीं उस 37,000 करोड़ अगर चलता रहता और 11% का इंटरेस्ट रहता तो उस दबाव में पावर डिपार्टमेंट इस समय तक शायद 60-70 हजार करोड़ पर आ जाता और पावर यूटिलिटीज का यानी एक खतरा हो गया था कि कल को बंद ना हो जाए। खाली हमारी हालत नहीं, सारे देश में था ये। लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए से ऊपर सब स्टेट्स ने मिलकर उदय योजना में उसको सब्ज्यूम किया और उसके बाद थोड़ा रहा, उस थोड़े को भी वो उतारना शुरू कर रहे हैं। हमने जो उस समय लिया और उसको बाद में अब धीरे धीरे उतार रहे हैं, उसका इंटरेस्ट 8.2% है। उस समय जो 11 पॉइंट समथिंग था उसमें भी हमने 6,000 करोड़ रुपए बचा लिया कम इंटरेस्ट के कारण से। ये बचत इधर हुई और यदि जो उस समय छोड़ा गया था पावर डिपार्टमेंट का वो इंटरेस्ट लगा करके भी लगभग 20,000 करोड़ हो जाता, क्योंकि 2014-15 में ही वो लगभग छोड़ा गया था। 25,000 लिया तो 12,000 करोड़ रुपए छोड़ा था। 12,000 करोड़ रुपए का उस समय का 14-15 से लेकर आज तक सारा इंटरेस्ट लगाते तो 20,000 करोड़ हो जाता, जो 14,800 करोड़ है। मतलब 6,000 करोड़ रुपया पावर डिपार्टमेंट ने अपने उस सिस्टम में से कम किया है। सदन में मनोहर लाल ने एक सवाल के जवाब में कहा कि शहर और गांवों के विकास के लिए सारी शक्तियां वहां की स्थानीय सरकार को सौंप दी गई हैं। अब स्थानीय सरकार प्रदेश की तर्ज पर अपना सालाना बजट बनाकर विकास के काम करवा सकती हैं। मनोहर लाल ने कहा कि विकास के कामों में पैसों की कमी नहीं आने दी जाएगी। अब लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स, इनका एक सिस्टम अलग गवर्नमेंट की तरह, ये हम पिछले साल से लगे हुए 2 साल से। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट आर द सेपरेट गवर्नमेंट फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट। उनका एक निश्चित राशि होती है जो स्टेट उनको अनुदान देती है। जैसे सेंटर हमको अनुदान देता है, ऐसा हम देते हैं। उसके 3-4 प्रकार हैं। इवन सेंटर का भी अनुदान आता है, अलग अलग स्कीमों का भी आता है, उनकी अपनी इनकम भी होती है। बजट उन्होंने अपना बनाना है साल भर का कि हमारी टोटल इनकम कितनी आएगी, कितना हमको इसमें सैलरीज देनी है, कितना विकास करना है। हाँ, शुरू में जब ये कमी पड़ेगी तो ऑन डिमांड हम कुछ 1-2 अकाउंट हमारे पास, जैसे मानो भव्य नगर एक योजना हमने रखी है, दिव्य नगर योजना।
तो दिव्य नगर योजना में एक पैसे का फंड मैंने रखा ताकि उसके में से कहीं की कमी रहती है, विकास के काम नहीं हुए, क्योंकि अभी सीवरेज का और इसका बाकी अमृत स्कीम में, अमृत 1 में, अमृत 2 में अब आ रहा है, तो वो सारा सेंटर से आता है। हमने भी जो स्कीमें देनी है स्कीम के हिसाब से देंगे। कोई डिमांड करेगा कि मुझे 20 करोड़ दे दो, 50 दे दो, एक तो ये नहीं। दूसरा, एक बहुत ही पहलू ऐसा ध्यान में आया है कि जितनी इस प्रकार की बॉडीज हैं, इनके कितने पास उनके पास पैसे हैं, कितने बैंकों में पड़े हैं, कहां कहां एफडी पड़ी है, ये अब कुरेद के निकाल रहे हैं तो तब पता लग रहा है। 2 जगह का उदाहरण बताता हूं। फरीदाबाद में लगभग 350 करोड़ रुपए के तो एफडीज हैं। अब वो ये कहते हैं कि वो एफडीज उन गांव के हैं जहां जो गांव उन्हें मिलाए थे, चलो ठीक है। उसके अलावा 300 करोड़ रुपया ये और बैंकों में जमा है, जबकि हमेशा फरीदाबाद कहते हैं पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, मुझे सामने बैठे इनके सामने करा दिया। ऐसे ही अभी पीछे हमारे मंत्री जी गए थे, कहां, पंचकुला कितने मिले? 230 करोड़ है। 238 करोड़ रुपया पंचकुला के कारपोरेशन के अकाउंटों में है। उस दिन तो शायद स्पीकर साहब भी वहां थे। हाँ जी, हाँ जी। तो ये सारे कारपोरेशन को हमको ऑनलाइन लाना पड़ेगा, या नगरीय इकाइयों को जहां कम रहेगा वहां देने के लिए तैयार है, लेकिन योजना उनको स्वयं बनानी पड़ेगी, बजट उनको बनाने पड़ेंगे, कमी पड़ती है तो डिमांड करनी पड़ेगी। अपने पास पैसा रखने का उनको अधिकार नहीं है, उसका अकाउंट और पारदर्शिता रखनी पड़ेगी। जल हमें प्राकृतिक स्रोत से मिलता है, लेकिन इसका दोहन बेहद चिंतनीय है। कई जगहों पर पानी का लेवल खतरे के निशान से नीचे जा चुका है। इसी पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपनी चिंता जाहिर करते हुए सभी से पानी को बचाने की अपील की। और वर्तमान जो जल हमारे पास उपलब्ध है उसका भी जो प्रबंधन है वो ठीक हो। हमने बहुत से काम इस समय किए हैं। इस आज के अवसर पर मैं आपके माध्यम से हरियाणा की जनता को एक संकल्प लेने के लिए कहूँगा कि जल का ठीक वितरण हो, ठीक उपयोग हो, दुरुपयोग ना हो, और जो हमारा ट्रीटेड वाटर है उसका इस्तेमाल करने के लिए भी वो आगे आएँ। माइक्रो इरिगेशन उसके जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें आगे बढ़ें, ताकि हमारे ज़मीन के अंदर का जो पानी है जो हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं उसमें भी हम कमी ला सकें। तो जल कुल मिला करके हमारा कल है, इसलिए इस पर भी हम सब लोग मिलकर के सहयोग के साथ इस विषय पर भी जरूर चिंतन करें। बजट सत्र की समाप्ति पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि सभी विधायकों की मांग को संज्ञान में ले लिया गया है और इसे जितनी जल्दी हो सके पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश हित में कुछ फैसले भी लिए हैं, जिसकी जानकारी उन्होंने साझा की। कुल इस बजट में 45 घंटे काम हुआ। गवर्नर महोदय के एड्रेस के ऊपर भी चर्चा करके धन्यवाद ज्ञापन किया गया। सब विधायकों ने अपने प्रदेश की, अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों की कुछ मांग हैं, कुछ डिमांड्स, कुछ समस्याएं, वो सब उठाई हैं, सब नोट कर लिए गए हैं। कुछ का आश्वासन भी दिया गया है और अगले वर्ष में जो बातें बढ़िया ढंग से उनकी डिमांड्स के हिसाब से करने वाली होंगी उनको हम पूरा करेंगे। इस बजट में कुल 7 अधिनियम भी रखे गए। 6 अधिनियम पारित हुए, 1 अधिनियम को वापस लिया गया। उन 6 में 2 तो बजट से ही संबंधित थे, हरियाणा विनियोग संख्या 1 और हरियाणा विनियोग संख्या 2। फिर नगरीय क्षेत्र जो विकास एवं नियम संशोधन विधेयक ये पारित किया गया। पंडित लक्ष्मीचंद राज्य प्रदर्शन और दृश्य कला विश्वविद्यालय सुपवा, इसमें भी बहुत छोटा ही एक संशोधन था कि नाम में पंडित लक्ष्मीचंद की जगह दादा लक्ष्मीचंद ऐसा करके संशोधन किया गया उस नाम में। हरियाणा विद्यालय शिक्षा संशोधन विधेयक, इसमें भी एक प्रावधान किया है कि जो एडेड स्कूल थे उनके सभी जितने अध्यापक, उनको पहले ही हमने एडजस्टमेंट कर ली है सरकारी अध्यापकों के साथ ही। मात्र 26 अध्यापक ऐसे बचे थे जो प्राइवेट स्कूलों में जिनकी यहाँ से एड जा रही थी, लेकिन आगे क्योंकि कई वर्षों से अब ये एडेड स्कूल का सिलसिला बंद सा है, प्रायः कोई उसमें नए एडेड स्कूल नहीं आ रहे हैं, तो आगे इस प्रावधान को भी ख़त्म कर दिया है कि अब चूँकि हरियाणा में स्कूलों की संख्या पर्याप्त है और इस नाते सब एडेड स्कूलों की ज़रूरत जो 1995-96 में महसूस की गई थी, अब उनकी आवश्यकता नहीं है, तो उसको उसमें डिलीट किया है। इसी प्रकार हरियाणा विद्यालय ये हो गया। इसी प्रकार हरियाणा संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक जो आज ही पारित किया है, और जैसा हम जानते हैं कि प्रदेश में जब भी कभी ऐसी घटनाएं अपराध की जो खास करके संगठित गिरोह अपराध में सक्रिय हो जाते हैं, तो उनको ठीक से कंट्रोल करने के लिए, काबू करने के लिए पुलिस को कुछ विशेष ताकत ये दी जाती है। इससे पहले
आज से 23 वर्ष पहले 1999 में महाराष्ट्र ने जो मकोका नाम का एक एक्ट बनाया था, उसी तर्ज पर बहुत से प्रदेश उसको अडॉप्ट कर चुके हैं, जैसे गुजरात ने, दिल्ली ने, उत्तर प्रदेश ने, तो ऐसे कुछ प्रदेशों ने उसको अडॉप्ट किया है। इसी प्रकार हमें हरियाणा में महसूस हुआ कि यहाँ जो बढ़ता हुआ अपराध है, खास करके दिल्ली के आसपास एक ऐसे गिरोह ये पनपने लग गए थे जिनके अपराध बढ़ रहे थे लगातार, उनके ऊपर थोड़ा सा और कंट्रोल ज़्यादा किया जाए। तो इस एक्ट को हरकोका नाम से ये एक्ट हमारा रहेगा, इसको पारित किया है। वैसे इससे पहले भी हम पारित कर चुके हैं। प्रेसिडेंट असेंट के लिए जब इसको भेजा गया था तो कुछ ऑब्जेक्शन उसमें लग के आए थे, उन ऑब्जेक्शंस को हटा करके और नए सिरे से और इसको पारित करके फिर से ये प्रेसिडेंट असेंट के लिए जाएगा, लेकिन बहुत जल्दी मैं समझता हूँ वहाँ से पारित होगा, क्योंकि सारे ऑब्जेक्शन उनके हमने समाप्त कर दिए हैं। एक एक्ट हरियाणा नगर निगम संशोधन विधेयक 2023, इसमें कुछ शब्दावली में थोड़ा अंतर रह गया था, लेकिन उसको स्पष्ट करने के लिए उसमें समय और चाहिए था, तो उसको भी एक बार विड्रा किया है। अगले सेशन में उसको लेकर के आएंगे। अभी हाल ही में हिमाचल सरकार की ओर से पानी पर सेस लगाया गया है, जिसका मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विरोध जताया। उन्होंने कहा कि हम हिमाचल और केंद्र सरकार से इसे वापस लेने की अपील करेंगे। हमको ध्यान में होगा कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने अभी कुछ दिन पूर्व एक ऑर्डिनेंस जारी किया, और उस ऑर्डिनेंस में उन्होंने जो वहाँ पर पानी, चाहे वो नदियों में बहता है, चाहे वहाँ जहाँ उन्होंने बिजली के संयंत्र लगाए हुए हैं वहाँ से पानी निकलता है, तो पानी सामान्यतया मैदानी इलाकों में ही आता है। पंजाब हो, हरियाणा हो, राजस्थान हो, दिल्ली हो, तो ऐसा पानी के उस एग्जिट पर उन्होंने एक टैक्स लगाया, एक्सेस लगाया है, और वो सेस जो है कुल मिलाकर वो पानी का जो उपयोग करेंगे उनको देय होगा। 1200 करोड़ रुपए का वो सेस उन्होंने लगाया, जिसमें 336 करोड़ ये हरियाणा के हिस्से में आएगा। तो हमने उसके लिए बिल्कुल मना किया कि ये जो इंटरस्टेट समझौते होते हैं उसमें कोई भी स्टेट वन साइडेड ऐसा कोई फैसला नहीं ले सकते, इसलिए हम उनके ऑर्डिनेंस की भावना को नकारते हैं। और इसके लिए भारत सरकार को भी हमें अपील की है कि अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए ये जो ऑर्डिनेंस है इसको वापस कराया जाए, जिसका प्रभाव दूसरे राज्यों पर न पड़े। कोई भी ऐसा ऑर्डिनेंस वो अपने यहाँ अपने संसाधनों को बढ़ाने के लिए जिसका प्रभाव केवल हिमाचल पर पड़ता है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जिसका प्रभाव दूसरे प्रदेशों पर पड़ता है, हरियाणा जैसे 336 करोड़ रुपए का भार हम अतिरिक्त उठाएंगे, इसका कोई कारण नहीं है। तो इसका भी हमने विरोध किया है, और इस सरचार्ज को वापस लेने के लिए हिमाचल सरकार को भी अपील की है और केंद्र सरकार को भी निवेदन किया है। हरियाणा की आवाम को सुरक्षित माहौल उपलब्ध कराने की दिशा में मनोहर सरकार की ओर से हर कोका नाम से एक विधेयक पास किया गया है, जिसमें पुलिस को अतिरिक्त शक्तियां दी गई हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि ये अपराध पर अंकुश लगाने में मददगार साबित होगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आवाम को भरोसा दिलाते हुए कहा कि हम देश के किसी भी दूसरे प्रदेश से किसी भी मामले में पीछे नहीं हैं। चाहे हमारी प्रति व्यक्ति आय की बात हो, चाहे हमारा टैक्स कलेक्शन हो, चाहे हमारा खर्च हो, चाहे हमारी आमदन हो, हम हर चीज में आज देश के बहुत से जो अच्छे प्रांत हैं उनके साथ खड़े हैं, इसलिए किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। तो हम और आगे इसी प्रकार से बढ़ेंगे। हम देश में जो हमारा जीएसटी कलेक्शन है पर कैपिटा, उसमें बड़े राज्यों में हम नंबर 1 है। इसी प्रकार जो हमारा जीडीपी है स्टेट का, उसमें हम नंबर 1 है। तो ये सारी चीज़ें ये दर्शाती हैं कि हमारे यहाँ, और जहाँ तक कर्ज की बात है, स्टेट डेट की बात है, उसमें भी हम जो विद इन पैरामीटर्स है 33% अलाउड है, अभी भी हम 25-26% के अंदर है। हम कहीं भी उसको तोड़ करके आगे नहीं निकले हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रदेश के विकास में पिछले करीब 8 सालों से जुटे हैं। आवाम के हित में कई ऐसे निर्णय लिए हैं जिससे लोगों की जिंदगी आसान हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। जात पात क्षेत्रवाद से ऊपर उठे हम, आओ प्रदेश के विकास में जुटे हम। मुख्यमंत्री मनोहर लाल इसी सोच के साथ प्रदेश की तरक्की में दिन रात जुटे हैं, जिसका बेहतर परिणाम जमीन पर देखने को मिल रहा है। हमारे साथ विकासशील हरियाणा में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।